सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का कक्षा 9 हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। यह मेरा छठा वीडियो है। अब तक हम लोगों ने कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से 2 पाठ कबीर की साखियाँ, शबद और ललितक जी के वाक्य का अध्ययन किए तथा गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा और लासा की ओर राहुल साकेत्यान द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कृतिका पाठ 1 इस जल प्रलय में पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज का अर्थ होता है यात्रा का वर्णन। यात्रा वृत्तांत का भी अर्थ होता है यात्रा का वर्णन, लेकिन रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत में अंतर यह है, यात्रा वृत्तांत यात्रा का वर्णन है और रिपोर्टाज यात्रा का आंखों देखा वर्णन है, जिसमें उन्होंने सन 1975 में पटना में आई प्रलयंकारी बाढ़ का स्वयं अनुभव किया हुआ हाल का वर्णन किए हैं। लेखक का गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां विशाल जमीन परती पड़ी हुई है। सावन भादों के महीने में पश्चिम पूरब और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव पशुओं का समूह शरण लेता है। उन्हें देखने से ही उनके क्षेत्र में आई बाढ़ के भयंकर रूप का अनुमान हो जाता है। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण लेखक तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की आयु में ही स्काउट और स्वयं सेवक आदि के रूप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता आया है। हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखे लेख पर उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। लेखक ने धर्मयुग में कथा दशक, जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का प्रलय आदि अपनी रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीलाओं का वर्णन किए हैं। यह कहानी सन 1967 में जब पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा होती रही तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक ने भी इस बाढ़ की विभीषिका को झेला है। पटना का पश्चिमी क्षेत्र जब छाती भर पानी में डूब गया तो वह घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी आदि समेटकर बाढ़ के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह जब उसने सुना कि राजभवन और मुख्य मंत्री निवास में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, तो दोपहर को पता चला कि गोलघर में भी पानी चला आया है। सायंकाल 5 बजे लेखक अपने एक मित्र के साथ रिक्शे में बैठकर काफ़ी हाउस तक बाढ़ देखने के लिए गया। अंत में लोग भी अपने अपने वाहन पर पानी देखने निकल रहे थे। सबकी एक ही जिज्ञासा थी, पानी आखिर कहाँ तक आया है। लोगों की बातचीत से लेखक को ज्ञात हुआ कि बाढ़ का पानी फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटिल पुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, वीमेंस कॉलेज आदि तक पहुंच गया है। काफ़ी हाउस भी बंद था। पानी तेजी से उसकी ओर आ रहा था। वे लोग रिक्शा मुड़वाकर अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधी मैदान की ओर निकले तो गांधी मैदान भी पानी से भर चुका था। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की, पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकान पर खड़े हंस बोल कर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्वत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गया। वहां उसे जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दे रही थी। सबको सावधान किया जा रहा था। लेखक पत्नी से गैस की स्थिति पूछता है तो वह बताती है कि फिलहाल ठीक है, फिलहाल गैस पर्याप्त है। रात गहरा रही थी, परंतु बाढ़ के पानी
कि वहां तक आ जाने के भय से कोई सो नहीं पा रहा था। लेखक सन 1947 में मनिहारी के क्षेत्र में गुरुजी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जाने की याद आती है। चारों ओर पानी ही पानी था। एक द्वीप जैसे स्थान पर वह टांगें सीधी करना चाहता था तो गुरुजी ने उसे सावधानी कर देते थे। पता नहीं वहाँ पहले से ही मौजूद लोग कुछ मांग न बैठे। इसके बाद लेखक को सन 1949 की महानंदा के बाढ़ से घिरे वापसी थाने से बाढ़ से घिरे उस गांव की भी याद आ जाती है। इसकी सहायता नौका पर डॉक्टर भी थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। वहां का एक बीमार नौजवान अपने साथ अपना कुत्ता भी ले जाना चाहता था। कुत्ता नहीं गया तो वह भी नहीं गया। इसी प्रकार से परमान नदी की बाढ़ में डूबे मुसहरों की बस्ती में जब वे राहत सामग्री बांटने गए तो वहाँ के लोग भूखे प्यासे होते हुए भी हंस हंस कर बलवाही नृत्य गा रहे थे। इसी संदर्भ में उसे सन 1937 में की गई सिमरवनी शंकरपुर की बाढ़ भी याद आ जाती है, जहाँ गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर नाव जैसा आकृति बनाकर काम चला रहे थे। जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने उनसे नाव छीन ली थी। सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले थे। उन्होंने ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए तेरा दुपट्टा मलमल का गाना बजा रहे थे। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची, ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी तो वे दुम दबाकर हवा हो गए। रात के 2:30 बज गए थे पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। उन्हें लगता था कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिए हों। चारों ब्लॉक के लोग सो गए थे क्योंकि फ्लैट की रोशनियां बुझ गई थी। कुत्ते रह रह कर भौंक रहे थे। लेखक को अपने उन मित्रों के और संबंधियों की याद आ रही थी जो पाटिल पुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड आदि क्षेत्रों में जल से घिर रहे थे। वह उन्हें टेलीफोन पर संपर्क करना चाह रहे थे पर टेलीफोन डेड आ रहा था। बिस्तर पर करवटें लेते हुए लेखक कुछ लिखने की सोचता कि उसे पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाने के चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी उस गाय की याद आती थी जो आजकल में बच्चा जनने वाली थी तथा उसकी ओर निरीह दृष्टि से देख रही थी। वह आंखें बंद कर उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड को देखता है जो कभी काले हो जाते हैं कि उसे झकझोर कर जगा दिया जाता है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। वह उठकर देखता है पश्चिम की ओर से थाने के सामने सड़क पर झाग फेन लिए बाढ़ का पानी आ रहा था। इसके साथ ही बच्चों का शोर भी सुनाई दे रहा था। यह शोर बच्चों का न होकर मेड़ पर पानी के उछलने की आवाज़ें थी। पानी का पहला रेला ब्लॉक नंबर के 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे आया और फिर ब्लॉक नंबर के नीचे सेठ की दुकान के बाईं तरफ लहरें पहुंचना शुरू कर दी। लेखक दौड़कर छत पर चला जाता है। चारों ओर पानी ही पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सामने का फुटपाथ पार कर वह तेजी से लेखक फ्लैट के पीछे जाने लगा। गोलंबर के पार के चारों ओर पानी ही पानी था। पानी बहुत तेज गति से चढ़ रहा था। लेखक के घर के सामने की दीवारें भी शीघ्रता से डूबती चली जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा, ताड़ के पेड़ का तना भी डूब रहा था। लेखक सोचता है कि यदि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो वह सारा दृश्य फिल्मा लेता। वह बाढ़ तो बचपन से देख रहा था परंतु इतना पानी इस तरह का आना उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे गोल पार्क पानी में डूब गया। अब उसके चारों ओर पानी ही पानी था। वह बार बार
वह बार बार यही सोच रहा था, काश उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर होता, कलम होती, पर उसकी कलम भी तो चोरी हो गई थी। वह सोचता है कि अच्छा है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ। अब कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे। आपके प्रश्न हम चेक कर लेंगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग सुरक्षित स्थान जाने लगे। वे अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोली, पत्र पत्रिका आदि एकत्रित करके रख ली, जिससे बाढ़ के दिनों में उन्हें खाने पीने की तकलीफ न हो। बाढ़ के कारण घर से न निकल पाने की स्थिति में पत्र पत्रिका पढ़कर समय व्यतीत करेंगे। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का स्वरूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक बचपन से ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्काउट बॉय, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता या रिलीफ वर्कर के रूप में काम किया था। इसलिए जब उसने सुना कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास और राजेंद्र नगर, कंकड़बाग आदि क्षेत्र में पानी घुस आया है, तो वह बाढ़ के इस रूप को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। वहाँ की बाढ़ किस प्रकार से है? अपनी इसी मनोवृत्ति के कारण लेखक बाढ़ की सही स्थिति जानने के लिए स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ का रूप देखना चाहता था। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? लोगों को इस कथन से कि पानी कहाँ तक आ गया है यह ज्ञात होता है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से चिंतित हैं। उनमें यह जानने की इच्छा भी है कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, जिससे वे अनुमान लगा सके कि उनका क्षेत्र बाढ़ से कितना सुरक्षित है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उफनते हुए और तेजी से अपने अंदर सबको डुबोते हुए पानी को कहा गया है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए हमें सचेत रहना चाहिए। बाढ़ न आए इसके लिए नगर के नालियों की सफाई वर्षा ऋतु से पहले कर लेना चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि की वस्तुओं को नाले में, सीवरों में नहीं डालना चाहिए। नदियों में गंदगी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया के लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है? इस कथन द्वारा लेखक ने उन लोगों की मानसिकता पर चोट की है जो अपनी तो चिंता करते हैं पर दूसरों की कोई परवाह नहीं करते। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ क्यों गई? इसलिए बढ़ गई क्योंकि पटना में बाढ़ आई तो दुकानदार ने अपनी दुकानें बंद करके दुकान का सामान सुरक्षित स्थान पर दुकान की ऊपरी मंजिल पहुंचाना शुरू कर दिए। इससे समस्त व्यापारियों की खरीद बिक्री बंद हो गई थी। इस स्थिति में पान वालों की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोग पान वालों की दुकान पर लगे हुए ट्रांजिस्टर से आकाशवाणी पटना द्वारा प्रसारित बाढ़ संबंधित समाचार सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। इस प्रकार से और भी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम चेक कर लेंगे। यह पाठ का सारांश समाप्त हुआ। अब नए अगले व्याकरण में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।